हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में तुम्हारे कुछ पॉइंट्स को बताने आया हूँ कि फर्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा। टर्म 1 एंड टर्म 2 का चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, टाइम मैनेज कैसे करना है, हमें टाइम पे सिलेबस कब ख़त्म करना है, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ओके। फिर टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए, कितने केस स्टडी प्रिपेयर करने चाहिए, कहाँ कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, सैम्पल पेपर कौन सा लेना है, इन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा वीडियो को छोटा से छोटा रखूँ, लेकिन फिर भी वीडियो एंड तक देखना। कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके इस साल जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं 2022 पेपर में सीबीएसई के, ओके। तो सिलेबस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस ऑलरेडी तुम लोग जानते होगे डिलीटेड पोर्शन कौन सा है, और मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, एक एनसीईआरटी डिलीटेड एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स के लिए, दूसरा आर.डी. शर्मा डिलीटेड एमसीक्यूज टर्म 1 के हिसाब से जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो चैप्टर्स टर्म 1 में आने वाले हैं उनके कौन कौन से एमसीक्यूज नहीं करने हैं, आर.डी. शर्मा को अगर फॉलो करते हो उनका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन लिंक में तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ तुम जाके देख सकते हो, ओके। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो पता है हमें टर्म 1 एंड टर्म 2 में पेपर होने वाला है। टर्म 1 एंड टर्म 2 सब लोगों को पता होगा, ठीक है। टर्म 1 तुम्हारा जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप पेपर, और टर्म 2 जो होगा वो होगा सब्जेक्टिव, ये सबको पता है। अब टर्म 1 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा, टाइम्स क्या है 90 मिनट, टर्म 1 के 90 मिनट्स है, 90 मिनट्स में 40, जो टर्म 1 का वेटेज है 40 + 10, और टर्म 2 का भी 40 + 10, यानी कि 40 का पेपर होगा, 10 है तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट जो तुम्हें स्कूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जो भी यूटी, प्री बोर्ड, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ टीचर्स मांगते हैं उनको टाइम टू टाइम सबमिट करते रहना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि ये 10 मार्क्स जो है तुम्हारे दोनों पेपर में वो यहाँ से मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स, ठीक है। तो पेपर तुम्हारे 40 मार्क्स के होंगे दोनों टर्म में, ठीक है। टर्म 1 तुम्हारा एमसीक्यूज, टर्म 2 तुम्हारा सब्जेक्टिव, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल प्रोवाइड करेगा, स्कूल के टीचर्स तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है। टर्म 1 का 90 मिनट्स का पेपर है, एग्जाम होगा। टर्म 2 के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, टर्म 2 के बारे में मेंशन नहीं किया, तो मैक्सिमम अगर हम मान भी ले तो 2 आवर्स की पेपर, मैक्सिमम 2 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 40 मार्क्स का ही पेपर है, तो 2 आवर्स से ऊपर नहीं जाएगा, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। टर्म 1 की बात करें, नवंबर लास्ट या दिसंबर में पेपर होगा। टर्म 2 तुम्हारा जैसे होता है नॉर्मली मार्च अप्रैल में, उस टाइम पे पेपर होगा, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेटेज की, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पैटर्न। अब कौन कौन सा चैप्टर टर्म 1 में, कौन सा चैप्टर टर्म 2 में, ओके। तो अगर टर्म 1 की बात करें तो फर्स्ट यूनिट तुम्हारा है नंबर सिस्टम, यानी कि टर्म 1 में तुम्हारे पास, टर्म 1 में जो एमसीक्यूज है इसमें 8 चैप्टर्स हैं, और टर्म 2 की बात करें जो तुम्हारा सब्जेक्टिव है इसमें 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो दोनों का वेटेज ऑलरेडी 50-50% है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी को हल्का मत लेना, और किसी को ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना। क्या पता टर्म 2 हो ही ना पाए, ये भी हो सकता है, ड्यू टू कोविड टर्म 2 नहीं हो पाया, तो टर्म 1 के बेसिस पे तुम लोग को मार्क्स असाइन किया जाएगा। तो दोनों पेपर को के लिए अच्छे से पढ़ो, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो, अब बात करते हैं 8 चैप्टर्स कौन कौन से हैं। पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब रियल नंबर, एक ही चैप्टर्स है नंबर सिस्टम यूनिट में, रियल नंबर, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स, मतलब ये 6 मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर सकते हो, बस प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एचसीएफ एंड टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, बस 6 मार्क्स तुम्हारे इजीली यहाँ से आ जाएंगे। एल्जेब्रा की बात करें, यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों का वेटेज कंबाइनली 10 मार्क्स का है। तो इन दोनों में से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये नहीं पता हमें, लेकिन कंबाइन करके 10 मार्क्स के आने वाला है, और दोनों चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल से चैप्टर्स हैं। लीनियर इक्वेशन को हम एवरेज में रख सकते हैं, पॉलिनोमियल तुम्हारा बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, बस उसमें जो मेन पार्ट था डिविजिबिलिटी वाला, डिवीजन वाला, वो हटा दिया गया, सिर्फ तुम्हारा बचा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन 2 फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन 6 मार्क्स का वेटेज है, अकेला एक सिंगल चैप्टर है 6 मार्क्स का। ज्योमेट्री में सिर्फ अभी ट्राइंगल्स आएगा जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का। तो ट्राइंगल में कोई भी प्रूफ, कोई भी थ्योरम, तुम्हें किसी भी थ्योरम का प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका रिजल्ट याद रखना, ठीक है। रिजल्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आने वाले हैं,
तो सारे थ्योरम, जितने भी थ्योरम्स है, सबके रिजल्ट को रट जाओ, बस उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैं फर्स्ट टर्म में बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री एक डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसका वेटेज 5 मार्क्स का है। मेंसुरेशन में एरिया है जिसका वेटेज 4 मार्क्स का है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी तुम्हारा, जिसमें स्टैट्स तुम्हारा सेकेंड टर्म में, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टर्म में, जो 3 मार्क्स का वेटेज है। तो फर्स्ट टर्म की अगर बात करें, फर्स्ट टर्म में ट्रिगो एक तुम्हारा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर एवरेज की बात करूं, एवरेज में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तुम एवरेज में ले सकते हो, प्लस लीनियर इक्वेशन को एवरेज में ले सकते हो, और अगर रखना है तो एरिया चैप्टर मेंसुरेशन को तुम एवरेज में रख सकते हो। बाकी सब सिंपल चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, लीनियर इक्वेशन और एरिया को मैंने इसलिए एवरेज में रखा क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो कैलकुलेशन पे फोकस करना। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, बस कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रिगो में थोड़ा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो टर्म 1 8 चैप्टर्स, जिसमें से बस एक डिफिकल्ट बोल सकते हो, बाकी सिंपल है या एवरेज है, आराम से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टर्म 1 की बात करें। अब टर्म 2 के चैप्टर्स की बात कर ले और वेटेज की बात कर ले। तो टर्म 2 में इंपॉर्टेंट जो लेंथी चैप्टर्स हैं टर्म 2 में रखे गए हैं। तो टर्म 2 को ऑलरेडी डिफिकल्ट सब्जेक्टिव भी है और चैप्टर्स भी डिफिकल्ट रखा गया है। तो फर्स्ट है एलजेब्रा। तो एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक प्लस एपी, ठीक है। तो एपी ऑलरेडी डिफिकल्ट है और क्वाड्रेटिक को भी हम एवरेज में रखेंगे, ठीक है। ये इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। ज्योमेट्री में तुम्हारा सर्कल और कंस्ट्रक्शन दोनों सिंपल चैप्टर्स हैं, 9 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, अकेला चैप्टर है 7 मार्क्स का, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अकेला एक चैप्टर 7 मार्क्स का है। मेंसुरेशन में तुम्हारा फर्स्ट टर्म हट चुका है, तो कुछ नहीं बचा नहीं। जो 9th में पढ़ के आए हो वही चीज़ तुम्हारी 10th में है। फर्स्ट टर्म हट चुका है, तो ये 6 मार्क्स का वेटेज है, इजिली स्कोर कर सकते हो। बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और लास्ट में स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टर्म में स्टैट्स आएगा 8 मार्क्स का। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है, 8 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड हट चुका है और जो ग्राफ था, ओजाइव था, वो हट चुका है, तो इसमें भी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं टर्म 2 की बात करूँ तो हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू टर्म 1। एक सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारे चैप्टर्स थोड़े से एपी भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी है इसी टर्म 2 में। तो ये तुम्हारा टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम टर्म 1 पे। बेसिकली मैं यहाँ पे तुम्हें टर्म 1 पे बात करने आया हूँ कि क्या क्या करना है हमें टर्म 1 के लिए। देखो, जब टर्म 1 की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं, उन सब की बात करते हैं। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है अभी। तुम्हारे पास, अगर तुम सितंबर से भी स्टार्ट करते हो, सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर हम मान लें, ठीक है, ये तो 4 वीक्स यहाँ, 4 वीक यहाँ, 4 वीक यहाँ मान लेते हैं, मिनिमम 12 वीक्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। 12 वीक्स की बात करें तो अगर हर एक वीक में तुम एक चैप्टर भी करते हो मैथ्स का, ठीक है, रिवाइज टर्म 1 के का जो सिलेबस है उसको, तो आराम से फिर भी तुम्हारे 8 वीक्स में रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब पॉसिबल नहीं है कभी तुम्हारा, क्योंकि पता है हमें जो ये सितंबर से दिसंबर का जो मंथ होता है उसमें फेस्टिवल होते हैं, घर में कुछ फंक्शन हो सकता है, ठीक है, कहीं घूमने जा सकते हो, ये सब कुछ कंसिडर करके भी तुम्हारे पास टाइम बचेगा। 8 वीक्स में तुम कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस, अगर हर एक वीक में एक चैप्टर करते हो तो भी, ठीक है। अब देखो, मैं बता रहा हूँ हमें करना कैसे है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं ना, हम वीकेंड को वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि वीकेंड सैटरडे संडे को हम आराम करेंगे। क्यों आराम करेंगे? तुम कोई जॉब थोड़ी ना करो, तुम्हारा एक ही काम है पढ़ाई। तो सैटरडे संडे को भी यूटिलाइज क्या करो, सैटरडे और संडे को भी यूटिलाइज करो। पूरे दिन मत पढ़ो, आराम से सुबह खेलो, शाम खेलो, ठीक है, रात को टीवी देखो, दोपहर का टाइम है ना, उसमें तो पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 आवर्स तो पढ़ सकते हो 24 आवर्स में, सैटरडे संडे को 3 to 4 आवर्स, इतना भी पढ़ोगे ना तो बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हो, सिर्फ तुम वीकेंड टू वीकेंड, ठीक है। क्योंकि हमें पता है वीक डेज में तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स के एक्सक्यूजेज होते हैं, सर स्कूल का असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल है, तो वीक डेज में वैसे भी नहीं पढ़ते हो, तो हमें वीकेंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा रिवीजन पर्पस के लिए। मैं वीकेंड सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, तो रिवीजन के लिए रखो, ठीक है, रिवीजन के लिए रखो हमारे वीकेंड को, सैटरडे संडे को। क्या करना है हमें, सैटरडे को साइंस, संडे को मैथ्स कर लिया, एक एक चैप्टर, कुछ नहीं करना है, एक एक चैप्टर के एमसीक्यू लगा लिए, ठीक है, बस इतना काम करना है। ये भी कर लोगे बहुत है तुम्हारे लिए, आराम से नवंबर लास्ट से पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और किसी वीकेंड में तुम्हें कहीं जाना है
तुम्हें पहले से पता है मुझे कहीं जाना है, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे घूमने जा रहे हो, चाहे घर में कोई फंक्शन हो, तुम उस सैटरडे संडे को नहीं पढ़ सकते हो। तो पहले से तुम्हें प्लान करना पड़ेगा कि सैटरडे संडे को नहीं पढ़ पाओगे तो पहले पढ़ लिया या उसके नेक्स्ट वीक में उस चीज़ को कवर किया। मतलब गोल सेट कर लो, हर एक वीक में एक चैप्टर इतना मिनिमम करना है। ज़्यादा कर ले तो अच्छी बात है, एक चैप्टर का गोल सेट करो, ठीक है। ये काम करना है, तुम्हारे 8 चैप्टर्स 8 वीक्स में हो जाएंगे, मैथ्स और साइंस दोनों के, ठीक है। क्योंकि वीकडेज में तुम्हें और भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा, उन पर भी फोकस करना है, सिर्फ मैथ साइंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैथ साइंस के लिए तो एटलीस्ट करो तो वहाँ, क्योंकि बाकी तो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स होंगे, मैथ साइंस में तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन लगाने हैं हमें एक चैप्टर से। तो अगर मैं एक चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर वाइज तुम्हें 50 to 60 MCQs प्रैक्टिस करनी चाहिए मिनिमम। इतना कर लोगे बहुत है। और 5 to 6 केस स्टडी कम से कम पर चैप्टर। अभी सैम्पल पेपर नहीं आया है तो क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी आएंगे, 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, नहीं पता हमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये पता है, केस स्टडी बेस्ड रहेंगे ये भी पता है, लेकिन अब क्या रहेगा नहीं रहेगा कुछ नहीं पता जब तक सैम्पल पेपर रिलीज नहीं होता सीबीएसई के थ्रू। तो अभी ये मान लो पर चैप्टर 50 to 60 MCQs और 5 to 6 केस स्टडी हमें करना है, ठीक है। ये मिनिमम। अब करना है कैसे करना है, टाइम फोकस होके, टाइम को फिक्स करके। ये नहीं कि हम 4 घंटे लेके बैठे और बैठे रह गए, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन किया, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। टर्म 1 ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है टर्म 2 से। क्यों? टर्म 1 में प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि चैप्टर्स डिफिकल्ट है या क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, नहीं। टाइम 90 मिनट्स है हमारे पास। तो अब बात कर रहा हूँ मैं टाइम मैनेजमेंट की। 90 मिनट्स में अगर मैं मान लो 40 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज के, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन तुम्हें 90 मिनट्स में करने हैं। तो जब भी प्रैक्टिस करते हो, वीकेंड में जब भी तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे एमसीक्यूज, पहला चीज क्या गोल सेट करना है। अगर तुम 1 आवर बैठते हो तो 1 आवर में ट्राई करो कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, कम से कम ट्राई करो, इस चीज़ को ट्राई करना, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाएगी, चैप्टर्स रिवीजन करते जाओगे, स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन कम से कम फिक्स करो। अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया 1 आवर में, तुमने मान लो 20 क्वेश्चन भी हुए, 20 क्वेश्चन भी, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम फोकस रखना कि मुझे 1 घंटे का टारगेट कितना जा रहा है, 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम हमें 20 से ज़्यादा करना है, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा करना है, ठीक है। तो कितना भी करके तुम्हें 40 तक आना है 1 घंटे में, ये बात ध्यान रखना। 1 आवर में 40 क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत अच्छी है। क्योंकि सर 90 मिनट्स का टाइम है, एकदम है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में फंसोगे भी तो एग्जाम में, नर्वस भी रहोगे, घर में नर्वस नहीं रहोगे, एग्जाम नहीं दे रहे हो, एग्जाम में जब बैठते हो सीबीएसई के पेपर में बैठोगे, फर्स्ट टाइम दे रहे होगे, नर्वस भी रहोगे, तो टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो टाइम फोकस करके करना कि हमें 1 घंटे में इतना क्वेश्चन करना है तो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी एमसीक्यूज में टाइम को मैनेज करने में। सारे बच्चों को आने वाली है, फर्स्ट टाइम दे रहे हो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम तो दिक्कत आएगी। तो मैं बोल रहा हूँ आराम से इस चीज़ पे फोकस करना कि अपनी स्पीड को मेंटेन रखना, स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि एग्जाम जब तुम एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। पहली, किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना। मतलब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, 30 सेकेंड में रियलाइज कर लिया कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। अगर 30 सेकेंड में डिसाइड नहीं कर पाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाओ। ईगो पे मत लेना कि इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो घर से करके आया था, मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता, किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम सोच नहीं पाते हैं। हम 5-6 क्वेश्चन करने का दोबारा जब उस क्वेश्चन पे आते हैं ना, तो क्वेश्चन हो जाता है इजिली। ईगो पे मत लेना। तो ये चीज़ बहुत बड़ी गलती होगी अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम में तुम किसी भी क्वेश्चन में फंस गए और तुमने ईगो पे ले लिया कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है। तो क्या होगा अगर तुम उस क्वेश्चन को कर भी दोगे, 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन कर भी दोगे तुम, और बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई देखने नहीं गया है तुमने कौन से 4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तुम्हारे मार्क्स मैटर करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको उस टाइम के लिए छोड़ देना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करना। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में ये भी हो सकता है कि फर्स्ट के स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, बाद वाले ईजी हो। तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट किया, तुम फंसते चले गए और तुम्हारा पूरा जो कॉन्फिडेंस था नीचे गिर गया और पेपर बेकार करके आ गए। तो घबराना मत, अगर 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आता है, अगर नहीं भी होता है कोई बात नहीं, आगे फॉरवर्ड करते जाना, ठीक है। हो सकता है लास्ट में सिंपल हो, पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी है,
ठीक है, डिफिकल्ट तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर बाय चांस होता भी एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में तुमने किया और वो क्वेश्चन डिफिकल्ट पकड़ा गए, कोई बात नहीं। ठीक है, आराम से एकदम कंपोज कूल माइंड से बैठना, रिलैक्स होके और स्क्रॉल करते जाना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते जाना और जो क्वेश्चन आ रहा करते जाना। ठीक है, 30 सेकंड से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं सोचना है हमें। 30 सेकंड में डिसाइड करना है तुम्हें आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़े। उसके बाद अगर मान लो तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे आता है, तुमने करने बैठ गए और तुमने मान लो 2 मिनट तक किया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो भी क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि एक क्वेश्चन को तुम 2 मिनट से ऊपर नहीं दे सकते, पेपर छूट जाएगा। 90 मिनट्स है, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 मिनट्स भी दोगे, तुम्हारे 80 मिनट्स तो ऐसे ही हो गए। तो एक क्वेश्चन में तुम 2 मिनट से ऊपर नहीं दे सकते। अगर लग रहा है तो छोड़ दो उसे, मतलब तुम कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें आता तो है तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, तो छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वापस आना तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट मत करना, आराम से छोड़ दो, ईगो पे मत लेना। जो क्वेश्चन आता है उसको कम से कम टाइम में करने का ट्राई करना, स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कुछ नहीं, बस सिंपल कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे लेके मत जाना। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम बुक्स को, कहाँ सोर्स क्या होगा हमारा, रिसोर्स कहाँ कहाँ से हम बुक्स को फॉलो करें। कुछ नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं अपना, यहाँ सर्च कर रहे हैं, वहाँ सर्च कर रहे हैं, इस नेट पे देखा, इस वेबसाइट पे देखा, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आराम से डिसाइड कर लो, उसी पे स्टिक हो जाओ, माइंड को फोकस कर लो कि मुझे इस वेबसाइट से करना है, इस ऐप से करना है, इस चैनल से करना है, बस 10 जगह मत देखो, तुम्हें कहीं कुछ नया नहीं मिलने वाला है। 95% चीज़ें सेम होने वाली हैं। कोई भी बुक उठा लो, कोई भी सैम्पल पेपर उठा लो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है हमारे सीबीएसई में, सेम क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, तो किसी को भी फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा अरे इसको नहीं फॉलो किया तो छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत दौड़ाना। ठीक है, आराम से एक जगह का नोट्स फॉलो करो, एक जगह की कोई बुक्स फॉलो करो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम आर डी शर्मा फॉलो करते हो तो आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लिया, एनसीईआरटी कर लिए, प्लस कोई एक चैप्टर वाइज या टर्म 1 का एमसीक्यूज कोई सैम्पल पेपर ले लिया। ठीक है, आर डी शर्मा के एमसीक्यूज जो सिलेबस में है वो, एनसीईआरटी प्लस एमसीक्यूज का कोई एक सैम्पल पेपर ले लिया, मार्केट में आ चुका है, टर्म 1 के लिए कोई भी ले लेना, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पलर्स के भी एमसीक्यूज देख लेना, बस एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज, इतना कर लोगे ना, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गारंटी ले रहा हूँ मैं इस बात की, इतना कर लोगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी करो पहले, सबसे पहले आर डी शर्मा के एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आर डी शर्मा के लगाओ, तुम्हारे पास जो भी रेफरेंस बुक है अगर उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन है तो लगाओ। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, पेपर में नहीं आएगा, फिर भी लगाओ, प्रैक्टिस होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, हो सकता है एग्जाम तुम्हें सिंपल लगे, ऐसा भी होता है बहुत बार। ठीक है, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा, टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है पेपर में नहीं आएगा और तुम करने के लिए बैठ गए हो, तुमसे हो भी नहीं रहा, छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीक्यूज का जो तुम लोगे बुक टर्म 1। ठीक है, तो आराम से इसी बुक को लगाओ, सैटरडे संडे आराम से प्रैक्टिस करो। 50 to 60 क्वेश्चन पर चैप्टर करना है हमें और 5 to 6 केस स्टडी, बस ये काम करना है। ठीक है, अब जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टर्म 1 का, ठीक है, मानो तुमने प्रैक्टिस कर ली नवंबर तक, अब तुम्हारे पास टाइम बच चुका है। ठीक है, 2 वीक 3 वीक, उन 2-3 वीक में लास्ट में सिर्फ सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करने हैं। मार्केट में सैम्पल पेपर भी आ जाएगा, सीबीएसई का सैम्पल पेपर भी आ जाएगा, तुम्हें पता होगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, बस लास्ट में सिर्फ सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करना है। कम से कम 10 ट्राई करना सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करने की। टाइम फोकस होके कि 90 मिनट्स का पेपर होना है तो हमें 70 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है, ये हमेशा टारगेट रखना। 70 मिनट्स में तुम्हें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये टारगेट लेके चलना है। स्टार्टिंग से लेके चलोगे तब जाके पेपर तुम्हारा 80-85 मिनट्स में कंप्लीट होगा। किसी भी 1-2 क्वेश्चन में तुम फंस गए ना तो एमसीक्यूज पेपर छूटने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब जो यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करने वाले हैं उनको अवॉइड करना, कि वो अब टर्म 1 पे लग गए हैं कि हम टर्म 1 पढ़ेंगे, दिसंबर में टर्म 1 दे देंगे, फिर टर्म 2 पे जाएंगे। ठीक है, ये गलती मत करना। सिलेबस टर्म 1 प्लस टर्म 2 का अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेना। जैसे पढ़ते हो हर साल वैसे ही सिलेबस आएंगे, टर्म 1 टर्म 2 दोनों
अक्टूबर लास्ट प्लस नवंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेना। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि दिसंबर में टर्म 1 दे दोगे, तब तक सिर्फ टर्म 1 पढ़ रहे हो, दिसंबर के बाद हम टर्म 2 स्टार्ट करेंगे। तो दिसंबर से मार्च के बीच में ना, दिसंबर से मार्च के बीच में बस 3 मंथ्स का गैप होता है, ठीक है। टर्म 1 देने के बाद थोड़ा सा केयरलेस भी होने वाले हो, अभी एक पेपर दिया आराम करते हैं, ये भी होने वाला है, 15-20 दिन उसमें निकल जाएंगे तुम्हारे। तो टर्म 1 के बाद तुम्हें सिर्फ मैक्सिमम मान लो 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। और 3 मंथ्स में तुम्हें 8 चैप्टर करने, 7 चैप्टर्स करने हैं मैथ्स के, वो भी डिफिकल्ट है कंपेयर टू टर्म 1, नहीं कर पाओगे, ठीक है। एकदम डीमोटिवेट हो जाओगे, प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसलिए जैसे पढ़ते हो नॉर्मली पढ़ते रहो, और अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट वीक, अक्टूबर लास्ट से नवंबर फर्स्ट वीक तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इस बात का टारगेट ले लो। और सैटरडे संडे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाना है टर्म 1 का, बस ये काम करना है। अभी इतना ही करते रहो और कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट करते हो, ये काम मत किया करो, ठीक है। नहीं होता है फॉलो। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ, बहुत लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे बुरा भी लगे, सर ये बात आप क्या बोल रहे हो, सही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या होता है, हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें 6 बजे उठना है, 7 बजे पढ़ने बैठना है, 7 से 8 पढ़ा, 8 बजे 15 मिनट का हमने ब्रेक लिया, उसके बाद फिर हम 8:30 फिर से पढ़ने बैठे हैं हम, ठीक है। ये फॉलो नहीं हो पाता है इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। हर एक घंटे का तुम टाइम टेबल बनाओगे, टाइम वेस्ट होता है। हम इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, इतने सारे एग्ज़ाम कैसे देना चाहिए उसके वीडियोस देखते हैं, क्या होगा देखने से जब तक उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। तो इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। ऑल दो अगस्त खत्म हो चुका है, सितंबर आ चुका है, 3 मंथ्स का टाइम बचा है, टर्म 1 हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि टाइम टेबल बनाने में फोकस नहीं वेस्ट नहीं करना है। गोल सेट कर लो, गोल सेट करो जो मैंने बोला है कि एक वीक में एक चैप्टर करना है मुझे, हर एक वीक में एक चैप्टर्स के एमसीक्यूज लगाने हैं प्लस केस स्टडी, बस ये गोल सेट कर लो। अब उस गोल को सेट करने के लिए तुम्हें 3 घंटा पढ़ना पड़े, 4 घंटा पढ़ना पड़े, 5 घंटा पढ़ना पड़े, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना, कुछ लोगों की कैपेसिटी अच्छी होती है, वो 1 घंटे में करके उठ जाते हैं, कुछ को 2 घंटा लगता है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि तुम्हें 2 घंटा मैथ्स करना चाहिए, किसी को 2 घंटे मैथ्स करने के बाद ही उसे टाइम कम लगता है, तो उसे 3 घंटा करना पड़ेगा ना। इस बात को समझा करो, ठीक है। तो टाइम टेबल जो होता है ना, कहीं पे देखते हो वो सबके लिए नहीं होता है। टाइम टेबल कुछ लोगों के लिए बेनिफिट कर सकता है, सबको नहीं करेगा। तो टाइम टेबल पे मत करो फोकस, ठीक है। गोल सेट कर लो कि हर एक वीक में एक चैप्टर्स के एमसीक्यूज मुझे करने तो करने हैं, बस इतना काम करना है। ओके, चलो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीख के जा रहे हो। प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है तुम्हारे टर्म 1 के लिए। ये इन बातों को ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा तुम्हें एग्जाम में ये। ओके, और कुछ चीज़ें मैं ये भी बता दूं कि मैं जल्द से जल्द मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। हो सकता है मैं लाइव स्ट्रीम आ जाऊं, मैं ट्राई कर रहा हूं, अगर लाइव स्ट्रीम आ सकता हूं तो वो कर लूँगा, ठीक है। नहीं तो मैं चैप्टर वाइज वीडियो तो अपलोड करूंगा ही करूंगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जल्द से जल्द तुम्हें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ टर्म 1 के जो मैथ्स के एमसीक्यूज़ हैं तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आर.डी. शर्मा के डिलीटेड एमसीक्यूज़ के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एनसीईआरटी के डिलीटेड एक्सरसाइज और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आर.डी. शर्मा का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं। अब मैं टर्म 1 के हिसाब से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ओके, चलो आज मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, और चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके, चलो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।